हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग। तो आप लोग के लिए एक स्पेशल वीडियो सीरीज लाया हूं जो कि न्यू पैटर्न सीबीएसई के बेस पे है। तो इसमें हमने हर सब्जेक्ट का, जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन, सभी सब्जेक्ट का जो न्यू पैटर्न का क्वेश्चन बना हुआ है जो पेपर में आपके फर्स्ट टर्म में आने वाले हैं, तो सभी चैप्टर का और आपको सीरीज वाइज प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं बेटा। और अगर आप इस पूरी सीरीज को, पूरे वीडियो के आप अगर अच्छे से ध्यान से पढ़कर लिखते हैं, लिख कर आप नोट करते हैं, तो 100% फुल मार्क्स की गारंटी है। तो आप पूरा लेक्चर वीडियो देखिए और जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसको सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूं बच्चा पार्टी। हमारे पास इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, हमारे पास ये जो वैल्यू है वो अल्फा के बराबर है और हमसे पूछ रहे हैं कि एच स्क्वायर की क्या वैल्यू होने वाली है। ये हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले बात समझ लो, अरे यहाँ पर मेरे पास एच स्क्वायर नहीं होता, सिंपल एच होता, तो मैं ये जो हमारे पास फॉर्मूला होता है एच, कि मैं इसमें एच को रिप्लेस कर देता किसके साथ, साइन अल्फा के साथ, तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, उसमें तो परेशानी नहीं है। यहाँ पर क्योंकि मेरे पास वो फॉर्मूला नहीं बन सकता है, इसीलिए इस टर्म को मैं कैसे बना सकता हूँ, मैं ये वाली वैल्यू यहीं पे रहने देता हूँ, टेन इनवर्स को इस अल्फा के साथ लेते चला जाता हूँ। तो ये क्या हो सकता है मेरे पास, 1 प्लस एच स्क्वायर, ये टर्म तो एज इट इज़ ही नोट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, 1 माइनस एच स्क्वायर, और ये जितना है मेरे पास प्लस में 1 माइनस एच स्क्वायर, इसकी वैल्यू मैं टेन इनवर्स हो यहाँ पर लेके आ गया, तो ये हो जाएगा टेन ऑफ अल्फा। सही है। और अभी आपने 8th क्लास में ही एक मेथड पढ़ा होगा, क्या नाम था उस मेथड का, ट्रोम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड। इस मेथड में क्या होता है हमारे पास, इस मेथड में ये होता है कि मान लो कि हमारे पास दो रेशो दिए हुए हैं, ठीक है, एक मेरे पास a/b रेशो दिया हुआ है और एक मेरे पास c/d रेशो दिया हुआ है, और ये दोनों ही आपस में बराबर में है, ठीक है। तो इस मेथड में हम सब, अरे मुझे इसे सॉल्व करना है, तो मैं इसे कह सकता हूँ कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी की जो भी वैल्यू होने वाली है, वो वैल्यू मेरे पास c प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी के बराबर होने वाला है। सही है। तो समझ में आ रही है, ये a बाई बी अरे बराबर है c बाई डी के, तो a प्लस बी, ए माइनस बी की जो भी वैल्यू होगी वो c प्लस डी, सी माइनस डी के बराबर है। सही है यहाँ पर। तो ये जो फॉर्मूला है हम सब इसे यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो मान लो जी ये जो ऊपर की पूरी वैल्यू है वो क्या है, a है, और यहाँ ये पूरी वैल्यू क्या है मेरे पास, b है। ये वैल्यू मान लेता हूँ मैं c है, तो इसके नीचे तो 1 पॉसिबल है, तो ये वैल्यू कितना हो गया मेरे पास, d हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ सी एंड डी मेथड, ट्रोम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड, तो ध्यान से देखो, इस टर्म में ये वाली टर्म सबसे पहले मुझे ऐड कर देनी है, तो इससे हिसाब से फिर ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा मेरे पास, देयरफॉर यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ मैं यूजिंग। तो जब ये वाला मेथड मैं यूज़ करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाता है ऊपर में, तो ये वाली वैल्यू बचता है, सो 2 टाइम्स 1 प्लस एच स्क्वायर। और जब मैं इस वाली टर्म में ये वाली टर्म माइनस कर देता हूँ तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों प्रेजेंट है मेरे पास, और ये हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एच स्क्वायर। साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो सकता है, टेन अल्फा प्लस 1 और टेन अल्फा माइनस 1, है ना, ये बन सकता है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो सकते हैं। अब आगे सॉल्व करना है मुझे, तो मैं क्या दे सकता हूँ, स्क्वायर दे सकता हूँ बोथ साइड। सही है। और मैं दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देता हूँ, तो ये वाली टर्म तो मेरे पास क्या बन जाएगी, 1 प्लस एच स्क्वायर, ये हो जा रहा 1 माइनस एच स्क्वायर, और ये जितना हो जा रहा टेन अल्फा प्लस 1, और ये हो जा रहा टेन अल्फा माइनस 1 होल स्क्वायर। अब ये जो नेगेटिव था मेरे पास, ये तो पॉजिटिव ही बन जाएगा, तो इसीलिए अब इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ये जो टेन अल्फा है ना, इसे सिंपली ओपन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच स्क्वायर एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। जब टेन अल्फा मतलब कितना हो जा रहा है, टेन अल्फा की वैल्यू होता है मेरे पास साइन अल्फा बाई क्रॉस अल्फा,
तो इससे जब मैं ओपन कर देता हूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाए मेरे पास साइन अल्फ़ा प्लस क्रॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय, चलिए यहाँ पर देखो ये वाली वैल्यूज तो कैंसिल ही हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस क्रॉस अल्फ़ा और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर। अगर मैं इसे थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ तो होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास साइन अल्फ़ा प्लस क्रॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस क्रॉस अल्फ़ा होल स्क्वायर। इसे अगर मैं ओपन करता हूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट में आ जा रहा, ये हो जा रहा है यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस क्रॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 साइन अल्फ़ा क्रॉस अल्फ़ा ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसे ओपन कर दिया यहाँ पर। ऐसे ही ये कितना हो जा रहा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस क्रॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 साइन अल्फ़ा क्रॉस अल्फ़ा। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस क्रॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो क्या रिजल्ट आ गया, 1 प्लस और ये 2 साइन अल्फ़ा क्रॉस अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास साइन 2 अल्फ़ा के बराबर है। तो नीचे कितना आ गया, 1 माइनस 2 साइन 2 अल्फ़ा, यहाँ से 2 हटा देता हूँ मैं। तो ध्यान से देखो क्या इस वैल्यू को, ये अगर दोनों ही वैल्यू बराबर हैं तो मैं यहाँ पर क्या यूज़ कर सकता हूँ, अरे ध्यान से हमें पता चल रहा है कि जो एच स्क्वायर है, अगर मैं दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर कर देता हूँ तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे पास एच स्क्वायर है उसकी वैल्यू किससे बराबर है, ये वैल्यू बराबर है साइन 2 अल्फ़ा के, है ना। तो ये मेरे पास रिजल्ट हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, सो साइन 2 अल्फ़ा है हमारे पास, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। हमारे पास इस प्रॉब्लम में ये दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ 10 और ये अंदर की वैल्यूज़ हमारे पास है। तो हमें प्रूफ नहीं, हमें यहाँ पर वैल्यू बतानी है इस पूरे टर्म की कि इन चारों ऑप्शन में से क्या होने वाला है। सो देखो जब भी ऐसे कोई भी प्रॉब्लम है तो इसमें हम सब ट्राई करते हैं, क्योंकि बाहर में मेरे पास 10 है तो इसका मतलब ये हुआ कि अंदर में मुझे 10 बनाना है, 10 इन्वर्स बनाना है, जिसकी मदद से दोनों ही वैल्यूज़ यहाँ पर कैंसिल हो सकती हैं। तो ध्यान से देखो यहाँ पर मेरे पास बेसिकली 2 ट्रायंगल के लिए वैल्यूज़ दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसे बनाना चाहता हूँ तो इस वैल्यू को सबसे पहले यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ। तो ये जितना हो जाएगा 10 और यहाँ पर दिया हुआ क्रॉस इन्वर्स 1/5√2 माइनस साइन इन्वर्स ये जितना दिया हुआ 4/√7। तो मुझे यहाँ पर क्या करना होता है, हमेशा ही यहाँ पर जो भी ट्रायंगल्स बन रहे हैं वो पॉसिबल जो ट्रायंगल हैं उनकी वैल्यूज के साथ उन्हें बनाना है। जैसे यहाँ पर 2 ट्रायंगल पॉसिबल है तो ये कितना हो जाएगा, एक यहाँ पे बना लेते हैं, एक यहाँ पे बना लेते हैं। मान लो कि ये ट्रायंगल कितना है, ये है ABC, ठीक है, और ये क्या है PQR, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ हैं उसे लिख दो। जैसे ये वाली वैल्यूज़ अगर बात करें तो जो क्रॉस होता है वो क्या होता है, वो होता है मेरे पास बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू तो मेरे पास ये है 1 और हाइपोटेनियस ये कितना हो जाए 5√2। तो ये वाली वैल्यू मैं बता सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। तो ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 5√2 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं, हमारे पास जो रिजल्ट है वो हो जाता है 49, कितना आ गया मेरे पास 7 आ गया। तो ये जो वैल्यू है 7, ये 7 बेसिकली यहाँ पर की वैल्यू है, ए बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 7 है, याद रखना। ऐसे ही यहाँ पर समझो तो ये कितना दिया हुआ मेरे पास, ये दिया हुआ मेरे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, साइन की वैल्यू यही होती है। तो ये कितना हो जाए 4, ये कितना हो जाए √17। तो ये वाली वैल्यू जो भी है मेरे पास वो कितना आएगा, ये भी पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से बता सकता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा √17 होल स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर। ये कितना आ जा रहा है, ये 1 आ जा रहा है मेरे हिसाब से, है ना। ये 17 आ जा रहा है, ये 16, हाँ ठीक है, ये 1 आ रहा है। तो ये दोनों ही वैल्यूज़ यहाँ पर पॉसिबल है। अब देखो यहाँ पर ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं यहाँ पर मैं इन सब को रिप्लेस कर सकता हूँ 10 की हेल्प से, है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पर 10 चाहिए होते हैं।
तो यहाँ से जब बात रही थी tan इनवर्स कितना आ रहा है, तो यहाँ के लिए tan की वैल्यू कितनी आ रही है, तो यहाँ ये वाला जो ट्राइंगल है इस पर tan की वैल्यू आ रही है, तो ये क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये कितना हो जाए मेरे पास परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 7 है और बेस की वैल्यू 1 है। ऐसे ही यहाँ पर जो भी tan की वैल्यू है वो कितना है, वो है 4/1 है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अब मैं यहाँ से इन दोनों वैल्यूज को रिप्लेस कर सकता हूँ, इस पोजीशन के बदले मैं ये वाली वैल्यू यूज़ करने वाला हूँ और इस वाली पोजीशन के वैल्यू मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा tan इनवर्स है, यहाँ पर tan है यहाँ पर वैल्यू बाहर में, और ये जितना हो जा रहा है ये हो जा रहा है tan इनवर्स 7 है बेसिकली, और ये कितना है मेरे पास, ये है tan इनवर्स 4 है ना। तो ये जितना हो जा रहा है, मान लो ये किसी थीटा के बराबर होता है और ये अल्फा के बराबर हो गया, तभी मैंने यहाँ पर इन्वर्स यूज़ कर दिया, इतना आप जानते ही हो यहाँ पे। तो अब ये कितना बन जाएगा, ये हो जाए मेरे पास tan, और ध्यान से देखें तो अंदर में ये फॉर्मूला बन रहा है अपने पास tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B। क्या फॉर्मूला होता है अपने पास, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं, tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B के लिए फॉर्मूला होता है मेरे पास tan इनवर्स A माइनस B, और ये कितना हो जाए मेरे पास, ये हो जाए मेरे पास 1 प्लस AB। ठीक है, ये मेरे पास एक फॉर्मूला होता है जिसकी हेल्प से हम सब यहाँ पर इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो ये कितना हो जा रहा, tan इनवर्स 7 माइनस 4 1 प्लस 7 इंटू 4। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ कर दिया है, तो ये क्या रिजल्ट में आ जाए, ये दोनों वैल्यूज़ तो यहाँ पर कैंसिल हो गया, ये कितना बचा यहाँ पर, ये हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाए 29। तो यही रिजल्ट में आ जाए यहाँ पर। देखो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है। सो ध्यान से देखिए तो हमारे पास ऑप्शन ये डी ऑप्शन मैच हो गया। ठीक है, तो ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। हमारे पास इस वाले प्रॉब्लम में दिया हुआ है द पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन वो भी पॉजिटिव बताना है ऑफ द इक्वेशन। तो इक्वेशन मेरे पास दिया हुआ है ये, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर वैल्यूज़ बतानी थी, h की क्या वैल्यू है, y की क्या वैल्यू है। सही है, तो सबसे पहले तो ये जो भी हमारे पास है इसे यहाँ पर नोट डाउन कर दो। जैसे ये कितना दिया हुआ है tan इनवर्स h प्लस क्रॉस इनवर्स, और ये दिया हुआ है y अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये कितना दिया हुआ है साइन इनवर्स 3/√10 के बराबर यहाँ पर वैल्यूज़ दी हुई है। तो जब भी ऐसे ही प्रॉब्लम्स आए आपके पास, तो जो प्रीवियस प्रॉब्लम था हमारे पास एक, उस पर हमने समझा था कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं हम सब ट्राई करते हैं उन्हें कि हम किसमें बना दें, tan इनवर्स में बना दें, क्योंकि हमारे पास इनवर्स में tan का फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं यहाँ पर, ये तो पहले से ही tan इनवर्स में है, इन दोनों को ही चेंज करना है। तो हम सब जानते हैं कि हमें यहाँ पर 2 ट्राइंगल यूज़ करने होंगे, और यहाँ वाला जो भी वैल्यू है वो क्या है, मान लो कि मेरे पास ये यहाँ पर भी एक ट्राइंगल है, ये है मेरे पास A, ये है B, ये है C, और ये मान लो P, Q, R है। ठीक है, यहाँ ट्राइंगल मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास है अल्फ़ा, और यहाँ वाला मान लेता हूँ कि मैं है बीटा। सही है, सो देखो यहाँ पर अगर मैं इस ट्राइंगल के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक सेपरेशन लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जिसकी हेल्प से हम सब यहाँ पर डिफरेंशिएट कर सकें। सो देखो यहाँ पर जो क्रॉस होता है वो क्या होता है, वो होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। तो ये हो जाए बेस y, और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितना हो जाए मेरे पास 1 प्लस वाई स्क्वायर। बेसिकली इस वैल्यू को, इस पूरी वैल्यू को मैंने अल्फ़ा के बराबर माना है, तभी मैं इसे इस तरीके से बता सकता हूँ। समझ में आ गया? तो मैं ये वाली वैल्यू ईजिली बता सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। तो जब आप इसे सॉल्व करते हो तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाता है, ये टर्म माइनस ये टर्म, तो ये हो जाए मेरे पास 1, क्या आ जाता है मेरे पास 1 आ जाता है, सिंपल। सही है, तो ये भी सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर देखो मैं इस पूरी वैल्यू को, ये जो पूरी वैल्यू है मेरे पास, उसे मैंने बीटा के बराबर मान लिया। तो ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 3, ये हो रहा है मेरे पास √10 है ना।
तो ये कितना आ जाए मेरे पास, ये आ जाए मेरे पास 1, है ना। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमने यहाँ पर ट्राइंगल्स बना दिए हैं। अगर मैं ये बोलूँ यहाँ पर कि tan अल्फ़ा कितना है, tan अल्फ़ा कितना है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/y। और यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि tan बीटा कितना है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3/1, है ना। tan अल्फ़ा tan बीटा की वैल्यूज़ यहाँ पर बता दिया। अब अगर मुझे इस पूरे को रिप्लेस करना है तो यहाँ से मैं अल्फ़ा की वैल्यू बता सकता हूँ, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/y। और यहाँ से बीटा कितना आ गया, ये हो जाएगा tan इनवर्स 3। तो ये दोनों ही वैल्यू मैं यहाँ पर रिप्लेस कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या रिजल्ट में बन गया, ये हो जाए मेरे पास tan इनवर्स h प्लस यहाँ पर वैल्यू कितना आ जा रहा, tan इनवर्स 1/y। और ये कितना आ जा रहा, tan इनवर्स 3। सही है ना। अब मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है अपने पास, कि जो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है मेरे पास tan इनवर्स a प्लस b 1 माइनस ए बी। सही है। तो ये होता है मेरे पास एक फॉर्मूला। देखो यहाँ पर ये तो यही फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ पर इसे सॉल्व कर देते हैं। तो ये क्या रिजल्ट में आ गया, ये हो जाए यहाँ पर tan इनवर्स h प्लस 1/y 1 माइनस h/y, है ना। मैंने यहाँ पर इस फॉर्मूला यूज़ कर दिया है। और ये तो एज इट इज़ tan इनवर्स 3। अब देखो यहाँ पर हमें पता है ये दोनों ही वैल्यूज़ कैंसिल हो जाती हैं, तो यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं तो क्या रिजल्ट में आ जा रहा, यहाँ पर y से y भी कैंसिल हो सकता है। जब मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो क्या रिजल्ट आ रहा है, hy प्लस 1। और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास y माइनस h। इसकी वैल्यू बराबर है 3 के, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या रिजल्ट में आ जाए मेरे पास, ये हो जाए यहाँ पर 1 प्लस hy, इसकी वैल्यू बराबर है मेरे पास 3 टाइम्स ऑफ y माइनस h। ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर देखना है कि ये वैल्यूज़ आपस में कब पॉसिबल होती हैं। तो ये मैं कैसे बता सकता हूँ, ये मैं बता सकता हूँ सभी वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए। तो ये वाली वैल्यू मैं ऊपर में नोट डाउन कर देता हूँ। अपने पास जो अभी तक जितना भी सॉल्यूशन किया है, तो एक इक्वेशन आया है 1 प्लस hy की जो वैल्यू है वो है 3y माइनस h। सही है। ये वैल्यूज़ यहाँ पर बन रहा है। तो अब यहाँ पर मुझे इन सभी ऑप्शंस को यूज़ कर देना है, तो मेरे पास एग्जैक्ट रिजल्ट आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। मान लो कि मैं सबसे पहले ये वाली वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ, तो ये दोनों वैल्यू जब मैं यूज़ करता हूँ तो ये कितना आ जा रहा, सबसे पहले यहाँ पर देखो 2 माइनस 1, तो ये 1 आ गया, यहाँ का रिजल्ट 3 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर ये देखो, तो ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 2 है, तो ध्यान से देखो ये भी 3 बन रहा है। RHS जो है मेरे पास वो LHS से बराबर हो रहा है। तो ये देखो यही वाला ऑप्शन यहाँ पर सही आ गया है। समझ गए। जब मैं ये वाला ऑप्शन यूज़ करता हूँ तो मेरे पास बेसिकली -3 आ रहा है, और ये मेरे पास कैसा आ रहा है, ये मेरे पास +3 आ रहा है। तो अब दूसरी वैल्यू से भी समझ सकते हो, पर यही हमारे पास सही ऑप्शन है। हमारे पास इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से समझो, हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं, सॉल्यूशंस नहीं बताने, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं यहाँ पर ऑफ दिस इक्वेशन। तो इक्वेशन मेरे पास ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स 2h प्लस tan इनवर्स 3h, इसकी वैल्यू π/4 के बराबर है। तो हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है, कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, चाहे जो भी फॉर्मूला है, ये होता है मेरे पास tan इनवर्स a प्लस b 1 माइनस ए बी। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस है, और नीचे में तो हमें पता है माइनस यूज़ होता ही है tan वाले में। ठीक है। तो ये मेरे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं क्या बना सकता हूँ, ये जो मेरे पास LHS पोर्शन है मैं इसे इस तरीके से बना सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये हो जाए मेरे पास tan इनवर्स, ये हो जाए मेरे पास यहाँ पर a की वैल्यू 2h है और b की वैल्यू मेरे पास 3h है। सो 2h प्लस 3h 1 माइनस 2h इंटू 3h,
इसकी वैल्यू बराबर है मेरे पास π/4 के। सो देखो यहाँ पर ये जो tan इनवर्स है मैं इसे यहाँ पर लेके जा सकता हूँ, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 5h 1 माइनस 6h² और ये हो जाएगा tan π/4। इसकी वैल्यू मेरे पास होता है 1 और ये हो जाएगा 5 1 माइनस 6 टाइम्स ऑफ h²। सो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 5h 1 माइनस 6h²। मैंने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है आपस में, तो ये क्या रिजल्ट में आ जा रहा। इसे अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाए मेरे पास = 0। तो ये मेरे पास बन रहा है यहाँ पर इक्वेशन। सबसे पहले बात समझ लो, ये मेरे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक है। तो इससे जो भी नंबर ऑफ रूट्स से अगर बात करें तो नंबर ऑफ रूट्स मेरे पास 2 ही आने वाले हैं, समझे। तो बेसिकली मेरे पास आंसर तो 2 ही आने वाला है। फिर भी इसे अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर सकते हो, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए, ताकि हम बता भी सकते कि ये हमारे पास सही आंसर आ रहा है, तो ये क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ रूट्स। तो बेसिकली जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने वाला है वो नंबर ऑफ रूट्स के ही बराबर होने वाला है। तो ये तो आंसर मेरे पास 2 ही आ रहा है, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी इसे हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। सो देखो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ रूट्स से मेरे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने वाले, उसका वैल्यू मेरे पास 2 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखें तो फिर भी समझ जा सकते हैं कि यही मेरे पास आंसर है। फिर भी यहाँ पर इसे थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज़ कर रहा हूँ सिंपली। तो यहाँ पर जो भी रूट्स होने वाले हैं वो क्या हो सकते हैं, ये हो सकता है मेरे पास -5 प्लस माइनस अंडर द रूट 20 के मतलब 25 - 4 × a × c डिवाइड बाई 2a। क्या फॉर्मूला यूज़ किया मैंने, फॉर्मूला ये यूज़ कर दिया यहाँ पर कि जो रूट्स है मेरे पास उसकी वैल्यू होती है -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये तब पॉसिबल होता है जब मेरे पास जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में है ना। ये यहाँ पर इक्वेशन है। सो देखो यहाँ पर सेम ही फॉर्म है, a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू मेरे पास -1 है, समझे। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ हो सकता है। सो देखो यहाँ पर अब क्या रिजल्ट में आ सकता है। सबसे पहले तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर दिया है। ये कितना आ जाएगा मेरे पास, जो वैल्यू है वो हो जाएगा -5 प्लस माइनस, और इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाए मेरे पास 49 आ जाएगा, क्योंकि ये मेरे पास पॉजिटिव आएगा, डिवाइडेड बाई 12। ये हो जाए मेरे पास -5 प्लस माइनस, ये हो रहा है मेरे पास 7/12। तो जो भी वैल्यूज़ आ रही है, सबसे पहले तो एक वैल्यू आएगा मेरे पास -1 और दूसरी वैल्यू आ जाए मेरे पास 1/6। तो जो भी नंबर ऑफ रूट्स है वही नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। कितना आ रहा है मेरे पास, 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं। सो यहाँ पर जो भी ऑप्शन में है मेरे पास वो कितना है, वो है 2। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर है। सो देखो यहाँ पर इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन याद रखना, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है यहाँ पर 1 + cos 2α = 2 sin इनवर्स यहाँ पर कितना दिया हुआ है, ठीक है। तो sin ऑफ h दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में बेसिकली ये हुआ है अपने पास कि ध्यान से देखो, ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर कैंसिल हो जाती हैं, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कितना आ गया, ये तो मेरे पास एज इट इज़ 1 + cos 2α, इसकी वैल्यू बराबर है मेरे पास √2 के बराबर, और ये मेरे पास हो जाएगा h, समझे। अच्छा यहाँ पर रेंज भी दिया हुआ है, पॉसिबल रेंज क्या है मेरे पास, ये दिया हुआ है यहाँ पर रेंज कि -π और उसके बराबर की वैल्यू और <π के बराबर की वैल्यू है, समझे। तो ये मेरे पास एक रेंज दिया हुआ है। मैं यहाँ पर क्या देता हूँ, मैं यहाँ पर स्टेयरिंग कर देता हूँ बोथ साइड। तो ये कितना आ जा रहा है, ये हो जा रहा है 1 + cos 2α और ये हो जाए मेरे पास 2h², समझ में आ गया। ये यहाँ पर मैंने इसकी स्टेयरिंग कर दी है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास सिर्फ फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है अपने पास, देखो जो cos 2α होता है उसकी वैल्यू मेरे पास
कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ट्रॉस स्टेयर अल्फ़ा -1 ये फार्मूला होता है ना। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं यहाँ पर इस पूरी वैल्यू को रिप्लेस कर सकता हूँ इसके साथ। तो ये कितना आ गया मेरे पास, ये हो जाए यहाँ पर तो ये हो जा रहा है यहाँ पर 2 क्रॉस स्टेयर अल्फ़ा, इसकी वैल्यू बराबर है मेरे पास 2h स्टेयर से। सो 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। और ध्यान से बात ऑब्जर्व करते हैं तो जो h की वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, वो है क्रॉस ऑफ अल्फ़ा। समझ में आ गया। तो मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ़ रियल सॉल्यूशन बताने थे और हमारे पास बेसिकली रेंज पॉसिबल दिया हुआ है। पॉसिबल रेंज कितना है, रेंज दिया हुआ है यहाँ पर कि जो h की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -पाई है और लेस देन इज इक्वल टू पाई के बराबर है। तो यहाँ पर h को रिप्लेस कर देते हैं इसके साथ। तो ये कितना है, ये है क्रॉस अल्फ़ा लेस देन इज इक्वल टू पाई और ग्रेटर देन इज इक्वल टू -पाई। जब ये कंडीशन हो जाता है ना अपने पास, तो इस कंडीशन का मतलब ये है कि यहाँ पर रियल सॉल्यूशन की अगर बात करें तो रियल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ़ रियल सॉल्यूशन वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाते हैं अपने पास यहाँ पर 2। समझे। तो -पाई से लेके पाई तक के बीच में क्रॉस अल्फ़ा के जो नंबर ऑफ़ रियल सॉल्यूशन है वो कितने हो रहे हैं, यहाँ पर 2 हो जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है अपने पास, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो रहा है। हमारे पास इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, इफ़ ये मेरे पास वैल्यू दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसकी वैल्यू अपने पास π/3 के बराबर है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि h की क्या वैल्यू होने वाली है। तो समझो ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हमारे पास बेसिकली फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 tan इनवर्स h के हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो देखो फॉर्मूले क्या क्या होते हैं मेरे पास, 3 फॉर्मूले होते हैं, तीनों ही डिफरेंट टर्म्स में होते हैं अपने पास। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि साइन के टर्म्स में क्या फॉर्मूला होता है, तो ये हो जाता है अपने पास साइन इनवर्स 2h 1 + h स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मैं क्रॉस इनवर्स के बारे में बात करता हूँ तो ये होता है अपने पास 1 - h स्क्वायर 1 + h स्क्वायर। अगर मैं tan इनवर्स से सिंपल tan इनवर्स में बोलता हूँ तो ये होता है अपने पास 2h 1 - h स्क्वायर। तो ध्यान से बात समझ लो कि जो फॉर्मूले मैंने यहाँ पर बताए हैं वही तो यहाँ पर एंगल्स में दिए हुए हैं। बेसिकली ये पूरा ही वैल्यू तो अपने पास फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। समझ में आ गया। तो मैं यहाँ पर क्या बना सकता हूँ, तो सबसे पहले तो वो जो वैल्यूज़ हमारे पास दिया हुआ है उसे नोट डाउन कर लो। सो 3 साइन इनवर्स 2h 1 + h स्क्वायर। इसी तरीके से -4 क्रॉस इनवर्स 1 - h स्क्वायर 1 + h स्क्वायर +2 tan इनवर्स 2h 1 - h स्क्वायर। इसकी वैल्यू बराबर है अपने पास π/3 के। तो जैसे मैंने बताया कि ये तो मेरे पास फॉर्मूले हैं, इनको रिप्लेस कर सकता हूँ मैं। तो रिप्लेस कर सकता हूँ मैं यहाँ पर 2 tan इनवर्स के साथ। तो ये हो जाएगा 3 2 tan इनवर्स h -4, ये भी वैल्यू 2 tan इनवर्स h +2 और ये तो 2 tan इनवर्स h है ही। ये वैल्यू बराबर है अपने पास π/3 के। सो देखो यहाँ पर ये हो जाए मेरे पास 6 tan इनवर्स h, ये हो जाए मेरे पास यहाँ पर -8 tan इनवर्स h और ये हो जाए मेरे पास 4 tan इनवर्स h। इसकी वैल्यू बराबर है अपने पास π/3 के। इसे सॉल्व करते हुए अपने पास क्या रिजल्ट आ जाता है, 10 ये हो जाए मेरे पास 4 और हाँ ठीक है, तो ये हो जाए 10 tan इनवर्स h, इसकी वैल्यू बराबर है अपने पास π/3 के। ये अपने पास 10 ही आ रहा है ना, ये हो जाए मेरे पास यहाँ पर -2 और ये हो जाए मेरे पास 2, नहीं यहाँ पर 2 आएगा, 6 4 10 -8 ठीक है, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ये जो 2 tan इनवर्स h यहाँ पर चल रहा, ये कितना हो जाए मेरे पास tan कितना आ रहा है मेरे पास π/3 ठीक है, tan π/3 आ रहा है यहाँ पर मुझे बतानी वैल्यू किसकी है, मुझे यहाँ पर h के लिए सॉल्व करना था। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो इसके लिए सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पर इस स्टेप को नहीं रह सकता, यहाँ पर
ये वाला स्टेप यहाँ पर नहीं हो सकता। ये जो वैल्यू है 2 tan इनवर्स एच, उसकी वैल्यू π/3 के बराबर है ना। तो मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ कि 2 tan इनवर्स एच की वैल्यू अपने पास π/3 के बराबर है। तो यहाँ से दे दो tan इनवर्स एच की वैल्यू मेरे पास π/6 के बराबर हो जाएगी यहाँ पर, और मुझे एच की वैल्यू बतानी है तो ये हो जा रहा है यहाँ पर tan π/6, और ये वैल्यू होता है मेरे पास tan 30 मतलब 1/√3। तो एच से इतना आ गया, ये हो जाए 1/√3। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है अपने पास? सो ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ऑप्शन अपने पास सही है यहाँ पर 1/√3 आ रहा है ना अपने पास आंसर, तो 1/√3 आ रहा है, इसीलिए अपने पास फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही आ रहा है। तो अब हम कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं बेटा? एसर्शन रीजन का क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि न्यू पैटर्न में आपका ऐड हो गया है, ठीक है। तो एसर्शन रीजन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो क्वेश्चन आप अभी मैं बताने वाला हूँ, इसी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा उसी टाइप में, ठीक है। मतलब 100% इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। तो आप ध्यान से पढ़ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। जैसे अभी हम जो बताएंगे उसको आराम से नोट कर लीजिएगा, और नहीं आएगा तो एक बार फिर से वीडियो फिर से प्ले करके देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। तो देखो आप इसमें क्या होगा, स्टेटमेंट 1 में क्या है, स्टेटमेंट 1 आपको कोई ना कोई क्वेश्चन दिया होगा, और स्टेटमेंट 2 भी आपका कोई ना कोई क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में दिए होंगे। अब यही 4 ऑप्शन आपके पेपर में होंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। मतलब है कि आपका फर्स्ट जो है क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट 1 में जो क्वेश्चन दिया होगा वो फर्स्ट ट्रू है, लेकिन सेकेंड वाला जो क्वेश्चन वो गलत है, ठीक है, फॉल्स है। अगर हमने यहाँ सेकेंड ऑप्शन क्या है, सेकेंड ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू यहाँ पर दिया होगा। और थर्ड ऑप्शन में क्या दिया होगा बेटा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, मतलब दोनों सही हैं, बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, ये दिया होगा। और डी ऑप्शन में होगा बेटा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बट 2 इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किए हैं वो सेकेंड क्वेश्चन उसको सेटिस्फाई नहीं करता है, मतलब उस कंडीशन को वहां पर मेंशन नहीं किया गया है। तो हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू या स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को तभी समझ में आएगा अच्छे से जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे बेटा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, यहाँ पर स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 ये दिया कि नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स 2x प्लस पाई इक्वल टू 0 इज 0, इसकी वैल्यू हमारी 0 होती है, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में, ठीक है। अब सही है कि गलत हम क्वेश्चन सोल्व करने पे आपको बताएंगे। सेकेंड स्टेटमेंट में मतलब स्टेटमेंट 2 जो है बेटा, रेंज ऑफ कॉट इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स इज 0 से पाई एंड 0 से पाई, मतलब ऐसा है कॉट इनवर्स एक्स का रेंज ये होता है, कॉस इनवर्स एक्स का रेंज ये होता है रिस्पेक्टिवली। अब हमें बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है कौन सही है, ठीक है। तो देखो बेटा अगर स्टेटमेंट अगर हम 2 की बात करें, अगर हम स्टेटमेंट 2 की बात करें तो स्टेटमेंट 2 क्या है, करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कॉट इनवर्स एक्स का रेंज 0 से पाई होता है, और इसका कॉस इनवर्स एक्स का 0 से पाई होता है। लेकिन यहाँ पे क्या स्क्वायर ब्रैकेट होता है, यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट होता है, मतलब स्टेटमेंट 2 क्या है, ट्रू है। ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट 1 की। तो स्टेटमेंट 1 जो है, अगर हमारा ये बताओ कि अगर 0 से पाई है तो हम स्टेटमेंट 1 को क्या कह सकते हैं कि कॉट इनवर्स जो एक्स होता है और कॉस इनवर्स 2x होता है, इसकी वैल्यू हो जाएगी -पाई। बिल्कुल हो जाएगी बेटा। ये तो जो ये ऐसा होगा नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स 2x की वैल्यू -पाई हो जाए। अगर हम पाई को उधर ले जाएंगे तो -पाई होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि पॉसिबल ही नहीं है, तो अब अगर पॉसिबल नहीं है तो क्या हम बोलेंगे, ठीक है। अगर हम इसको तो नहीं बोलेंगे, बट हमारे अगर इसको अब इसकी वैल्यू पाई नहीं होती तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये 0 है नहीं है बेटा। तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, ये तो ऑब्वियस है कि नंबर ऑफ रूट्स 0 हो सकता है क्योंकि सेटिस्फाई ही नहीं किया। तो नंबर ऑफ रूट्स 0 होगा, लेकिन इसको ये वाली तो चीज़ नहीं होती ना। मतलब हमारा स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है और स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, दोनों ट्रू है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन होगा बेटा कि स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू,
दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। मतलब अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आप बोलेंगे बेटा, ये हम सी ऑप्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, सी ऑप्शन में यही है ना, तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि हमारा आंसर होगा सी। ठीक है बेटा, तो चलिए अभी एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में क्या है कि रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज 0 से पाई है, ठीक है। अब हमें ये दिया हुआ है, अब स्टेटमेंट 2 क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 प्लस tan इनवर्स एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1। अब हमें क्या करना है, अगर मैं स्टेटमेंट 2 की बात करता हूँ, स्टेटमेंट 2 की बात करता हूँ तो ये क्या है, अगर आप डायरेक्ट देखेंगे तो इसकी वैल्यू तो ऑब्वियस है, -1 से 1 होती है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर x बिलोंग्स टू -1 से 1 देन वी कैन से दैट tan इनवर्स x क्या होता है बेटा, tan इनवर्स x बिलोंग्स टू -π/4, -π/4 से +π/4 होगा, यही होगा ना बेटा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इट इम्प्लाइज दैट π/2 प्लस π/2 प्लस tan इनवर्स x, π/2 प्लस tan इनवर्स x बिलोंग्स टू π/4 से कहाँ तक होगा, इसको अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3π/4 होगा, यही होगा ना बेटा। मतलब स्टेटमेंट 2 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। मतलब इसमें क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट 2 है क्या, ट्रू है। अब स्टेटमेंट 2 ट्रू है बट स्टेटमेंट 1 क्या है, स्टेटमेंट 1 जो है बेटा वो आपका फॉल्स है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, क्योंकि ये रेंज इसका नहीं होता 0 से पाई, ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या है, ट्रू है। तो हम अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो अभी मैंने आपको बोला था कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है बट स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है, मतलब बी आंसर। यहाँ पे बी आंसर देख रहे हैं बेटा, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। मतलब हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बोल देंगे बेटा, यहाँ पे बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। नहीं, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर फंडा क्लियर होगा। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं बेटा, तो स्टेटमेंट 1 क्या है, कॉसेक इनवर्स 1/2 प्लस 1/2 ग्रेटर देन सेक इनवर्स 1/2 प्लस 1/√2, यही दिया है ना बेटा। और स्टेटमेंट 2 क्या है, कॉसेक इनवर्स एक्स लेस देन सेक इनवर्स एक्स इफ एक्स की जो वैल्यू है 1 से लेकर के √2 है, यही होगा बेटा। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो ध्यान से देखो, आप अगर हम डायरेक्ट की बात करें बेटा तो ये वाला तो हम जानते हैं कि जो कॉसेक इनवर्स एक्स होता है जो कि ग्रेटर देन होता है सेक इनवर्स एक्स से, ठीक है, ये बात तो क्लियर है। तो अगर हम बात करें बेटा कि कॉसेक इनवर्स एक्स जो होता है ग्रेटर देन π/2 माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक, कैसे, क्योंकि सेक इनवर्स एक्स क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है, तो वहां से रिजल्ट हमने सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू हमने नोट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स एक्स ग्रेटर देन π/4 हो गया ना, क्योंकि इसकी वैल्यू पाई लिख सकते हैं π/4, ग्रेटर देन π/4 इससे बड़ी वैल्यू होगी। मतलब जो x की वैल्यू होगी बेटा 1 से लेकर के √2 होगी, नहीं, एंड इसी चीज को हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/√2 बेटा, ये तो सिंपल सी बात है। और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी, इसकी बिलोंग करेगी 1 से बेटा √2 तक बिलोंग करेगी, यही होगा बेटा। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 अगर दोनों की मैं बात करूं तो स्टेटमेंट 1 जो है क्या है बेटा, स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है, स्टेटमेंट 1 जो ट्रू है और स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है, फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, मतलब हमारा ए ऑप्शन होगा, ठीक है बेटा। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो स्टेटमेंट 1 क्या दिया है, डोमेन ऑफ tan इनवर्स x एंड cot इनवर्स x इज R। स्टेटमेंट 2 क्या दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू tan x एंड जी एक्स इज इक्वल टू cot x आर अनबाउंडेड फंक्शन, ये दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, tan इनवर्स x प्लस एंड cot इनवर्स x जो डोमेन है बेटा इसका क्या होगा, R होगा, ये हम तो बिल्कुल सही है। जो स्टेटमेंट 1 है वो क्या है, ट्रू है। अब स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं, स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, एफ एक्स इक्वल टू tan x जी एक्स इक्वल टू cot x आर अनबाउंडेड फंक्शन, बिल्कुल सही, ये भी ट्रू है, अनबाउंडेड होता ही है, इन्फिनिटी है ना बेटा, अनबाउंडेड है,
इसकी वैल्यू क्या होता है, अनबाउंडेड फंक्शन होता है, बिल्कुल सही। लेकिन ये दोनों एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, मतलब स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। मतलब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। मतलब स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, बट स्टेटमेंट जो है 2 डज नॉट, मतलब नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, मतलब हमारा डी आंसर है। आप जो क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं बेटा, हम लोग केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। और केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम में हमेशा बच्चों को प्रॉब्लम आती है, और अगर आप इस तरह के क्वेश्चन पहले से सोल्व करके नहीं रहेंगे तो आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ पर गलती होने का चांस आपका ज़्यादा है। तो प्लीज़ आपको कोई गलती नहीं करनी है, 100% आपको एफर्ट लगाना है और फुल मार्क्स लेकर के आना है। चलिए तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। और हाँ, अगर आप इतना लेक्चर देख चुके हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बेटा। और हाँ, आप ही लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। कर दिए? ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए अब हम क्वेश्चन को आगे देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है आपका केस स्टडी में। तो यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है बेटा। अब एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें आपको फाइंड करना है कि एफ एक्स हमारा इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, या कुछ भी नहीं है, ठीक है, या दोनों है, क्या है ए टू जेड। तो ऑड फंक्शन का क्या कंडीशन है, अगर एक्स में हम माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं और ये माइनस एफ एक्स हो जाता है तो ऑड फंक्शन होगा, और माइनस एक्स रिप्लेस करने पे उस फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब निगेटिव नहीं होता, वो सेम जैसा है वैसा ही रह जाता है, तो उसको इवन फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर जब हम माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया तो साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाता है, मतलब ये क्या हो गया, हमारा ऑड फंक्शन हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, ऑड फंक्शन, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज क्या होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो साइन इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है, तो इसका आंसर हो गया बेटा 1, ठीक है। तो कई बच्चे इन्फिनिटी भी सोच रहे होंगे, ऐसा नहीं बेटा, साइन इनवर्स एक्स का हमारा होगा मैक्सिमम वैल्यू 1। अब डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स कितना होगा, मतलब एफ एक्स की अगर हम डेरिवेशन की बात करें, डेरिवेटिव कितना होगा, तो इसका होगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, मतलब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो वैल्यू ऑफ टेंजेंट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1। अब हमें x की वैल्यू 1 बतानी है, क्या होगा, तो हमें सबसे पहले जो टेंजेंट क्या होता है, स्लोप होता है, dy बाई dx होता है, तो dy बाई dx फाइंड करेंगे और उसमें x के जगह पे 1/2 पुट करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/√3। और मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स कितना होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स कितना होगा बेटा, तो साइन इनवर्स एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, साइन इनवर्स एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 होगी, और यहाँ पर एच एक्स दिया हुआ है 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देन एफ एच एक्स यहाँ पर है, तो एफ की वैल्यू हम पुट करेंगे। जब यहाँ पर पुट करेंगे बेटा तो क्या होगा, ऑब्वियस है कि हम जब पुट करेंगे तो tan साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और ये किसका फार्मूला होता है, 2 tan इनवर्स एक्स का। तो हमारा आंसर हो गया 2 tan इनवर्स एक्स। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आपको इस जैसे अभी साइन इनवर्स एक्स दे दिया, इसके जगह पे कुछ और दे सकते हैं, लेकिन फंडा क्वेश्चन यही रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन इस बार आएगा और आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए बच्चा पैटी। तो आप जितने भी क्वेश्चन देखें, आपको एक नोट रजिस्टर बनानी चाहिए, आप एक रजिस्टर बना लीजिए, एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिए, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सभी चैप्टर के नोट्स आप उसमें लिखते जाइए, ठीक है। और अगर सभी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, जो न्यू पैटर्न सीबीएसई ने अभी लॉन्च किया है, उसके बेस पर ही हमने क्वेश्चन बनाया, और उससे फालतू का क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएंगे। अगर आप ये पूरा लेक्चर वीडियो अच्छे से देख लेते हैं, जैसे आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश के, तो आप 100% गारंटी है कि आपका फुल मार्क्स होगा और आप अपने स्कूल का या टॉपर होंगे, ठीक है। तो आप 100% गारंटी है, तो प्लीज़ आप इसको नोट जरूर करें, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें बेटा, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ हमारी पूरी टीम आप लोग के लिए मेहनत कर रही है। ऑल द बेस्ट बेटा, बाय बाय। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।